हेलो स्टूडेंट्स, हम मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। आज हम मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हम कुछ सैम्पल्स कलेक्ट कर लें मेटल्स के, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम। सो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके हमें सैंपल्स कलेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे मेटल्स। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर? सो मेटल्स इन एयर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जो मैग्नीशियम है, हम पहले भी ये एक्टिविटी कर चुके हैं। मैग्नीशियम बर्न करता है एयर में, एक डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है। ठीक है, अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं हम? मान लीजिए हमने कुछ सैंपल्स ले लिए। हमने सैंपल्स को विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स या एक पेयर ऑफ टोंग्स हमने उसको पकड़ लिया। अब जब हम उसको बर्न करने की कोशिश करेंगे ओवर फ्लेम, तो एक तो क्या होगा, जैसे जैसे मेटल्स वेरी करेंगे वैसे वैसे उनके प्रोडक्ट्स वेरी करेंगे। ठीक है, सो हर मेटल रिएक्ट करेगा और एक डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। ठीक है, अब अगर मैं इन प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर लूँ और उसको और मेटल की सरफेस को ठंडा होने दूँ, तो मैं ये चेक कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि कौन सा मेटल ईजिली बर्न कर गया, कौन सा नहीं कर पाया। ठीक है, जो फ्लेम का कलर था वो क्या था जब मेटल को बर्न कर रहे थे। अब जो मेटल की सरफेस है वो कैसी हो गई बर्न होने के बाद, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आएंगे, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट रिएक्शन होगा। मैं इन मेटल्स को ईजिली अरेंज भी कर सकती हूँ इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाऊंगी। अच्छा, जो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे क्या वो सॉल्युबल हैं वाटर में या नहीं? ठीक है, तो जब मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म करूँगी, मुझे एक जनरल चीज़ पता चलेगी कि जो मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड है। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ बता दें, हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, सो मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। इससे एक चीज़, ऐसे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। ऐसे ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एक रिएक्शन देख लेते हैं हम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देख लेते हैं, Al2O3। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और क्या बनाएगा? सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। सिमिलरली ये एक बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ये क्या बनाएगा? सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट बोला जाता है इसको। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड था, ये सोडियम एल्यूमिनेट है। एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखो, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और एल्कली बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल आएगा क्या? सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब सोडियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व करेगा और एल्कली बनाएगा। सिमिलरली पोटेशियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व करेगा और एल्कली बनाएगा।
सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करते, डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं पोटेशियम और सोडियम की, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, और अगर इनको खुले में छोड़ दिया जाए, ओपन में रखा जाए, दे कैन कैच फायर। इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक्सीडेंटल फायर्स से प्रिवेंट करने के लिए इनको हमेशा इमर्स रखा जाता है इन केरोसिन ऑयल। तो इसका मतलब ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं एयर में जो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन उसके साथ। ठीक है, अच्छा, अब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो सरफेस होती है मेटल्स की, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा, इनकी सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जो कि एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड है और इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। ठीक है, और ये आयरन की बात अगर मैं करूं तो आयरन हीटिंग पर बर्न नहीं करता, लेकिन जो आयरन फिलिंग्स हैं वो विग्रसली बर्न करती हैं जब हम उसको स्प्रिंकल कर दें बर्नर के फ्लेम पे। ठीक है, आयरन बर्न नहीं करता लेकिन आयरन फिलिंग्स बर्न करती हैं। कॉपर बर्न नहीं करता, लेकिन जब गर्म होता है तो इसकी सरफेस पे कॉपर ऑक्साइड की एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। और जो सिल्वर और गोल्ड है, सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करते विद ऑक्सीजन। अच्छा, तो हमने रिएक्टिविटी देखी डिफरेंट मेटल्स की ऑक्सीजन की तरफ, लेकिन क्या इससे मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि मतलब एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार कर सकती हूँ क्या कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सबसे कम रिएक्टिव है? नहीं, बिकॉज कुछ तो ऐसे थे ना जो कि रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो उनको मैं कहाँ प्लेस करूँगी इस रिएक्टिविटी सीरीज में? सो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। जो मैग्नीशियम है वो लेस विग्रसली रिएक्ट करता है सोडियम के कंपैरिजन में, मैग्नीशियम रिएक्ट्स लेस विग्रसली। तो मैंने आराम से अरेंज कर दिया, मुझे पता है कि सोडियम के नीचे ही आएगा मैग्नीशियम अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज बनाने की कोशिश करूं जहां पर ऊपर मैं मोस्ट रिएक्टिव रखूं, नीचे लीस्ट रिएक्टिव रखूं। लेकिन मैं जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, इनके केस में तो डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगी ना कि मैं किसको कहाँ रखूं। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, मतलब मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए ना हमें कोल्ड वाटर भी चाहिए होगा, हॉट वाटर भी चाहिए होगा और स्टीम भी चाहिए होगा। मतलब कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ हॉट के साथ, कुछ स्टीम के साथ। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब जो मेटल ऑक्साइड होता है जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकता है, सो मेटल ऑक्साइड्स जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं वो इस पानी में फर्दर डिसॉल्व हो जाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़? तो अगर मैं बात करूं मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ, और रिएक्शन इतनी वायलेंट और एक्सोथर्मिक होती है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना वो फायर कैच कर लेती है, इमीडिएटली जलने लगती है। ठीक है, सो मैं रिएक्शन बता देती हूँ। जो पोटेशियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन बनता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है। और बहुत ही विगरस रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो तो दिख ही रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। और जो हाइड्रोजन है वो एकदम से आग पकड़ लेता है। सेम रिएक्शन सोडियम के साथ भी होती है, सोडियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब जो कैल्शियम का रिएक्शन होता है पानी के साथ वो कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम लेस वायलेंट है। जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि हाइड्रोजन आग पकड़ ले। ठीक है, तो मैं रिएक्शन बताती हूँ। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? कैल्शियम जो है वो फ्लोट करने लग जाता है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं वो मेटल की सरफेस पर चिपक जाते हैं।
ठीक, अब मैं बात करूं अगर मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये भी ये भी फ्लोट करने लगता है क्योंकि जो बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के वो स्टिक कर जाते हैं इसकी सरफेस पे। अच्छा, अब जो मेटल्स आते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते ना ही हॉट वाटर के साथ, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं एल्यूमिनियम की, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेम वे अगर मैं बात करूं आयरन की, आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, स्टीम के साथ बेसिकली, और आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, एक चीज और, कुछ मेटल्स हैं जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो वही चीज़ आ गई, मैं रिएक्टिविटी सीरीज कैसे तैयार करूं जब मेरे को यही नहीं पता कि इनका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, सो इसीलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। सो थर्ड है मेटल्स विद एसिड्स। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन सारे मेटल्स सिमिलर मैनर में नहीं रिएक्ट करते। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि अगर मैं रिएक्शंस लिखूँ मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की, आयरन की, वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अगर एक मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं कैल्शियम को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराऊँ तो CaCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊँ तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर कोई भी मेटल HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या कर देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और ये अपने आप को रिड्यूस कर लेता है और ये किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, NO2, N2O, कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो इसका मतलब है कि एक मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है और वाटर बना देता है और खुद रिड्यूस होकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं कुछ मेटल्स लूं, मेटल के सैंपल्स लूं, सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना क्योंकि वो कोल्ड वाटर तक के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं लूं और उनको डाइल्यूट सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दूं, मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया और मैंने ऐसे कई सारे टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, मैंने उनमें कुछ मेटल्स डाल दिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन लिया हुआ है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन लिया हुआ है, इसमें मैंने मेटल्स डाल दिए हैं और बबल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस से बबल्स तो बनेंगे ही ना। तो आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बबल्स बनेंगे वो बनेंगे मैग्नीशियम के केस। ठीक है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होगा क्योंकि हीट रिलीज होगा। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मैग्नीशियम के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम में उससे कम बनते हैं, जिंक में उससे भी कम बन रहे हैं,
और आयरन में उससे भी कम। तो मेरे को एक ऑर्डर पता चल गया ना इनकी रिएक्टिविटी का कि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ, जबकि आयरन कम करता है। ठीक है, कॉपर के केस में बबल्स ही नहीं दिखेंगे, कोई बबल्स नहीं बनेंगे और टेम्परेचर भी सेम रहेगा। तो इसका मतलब कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे, अभी हमें एक चीज़ क्लियर हुई, हमने रिएक्टिविटी देखी मेटल्स की, हमने ऑक्सीजन के साथ देखी, हमने एसिड्स के साथ देखी, हमने वाटर के साथ देखी, लेकिन हमने कई जगह देखा कि कई मेटल्स तो ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब सारे मेटल्स इक्वली रिएक्टिव नहीं है, ठीक है ना। सो सबके साथ कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमने जो ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स देखा उनके साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। सो हम एग्जैक्टली उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी के नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक और रिएक्शन देखी, क्या कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ। तो मेटल का रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट्स, आपको पता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले हमने ये किस नाम से पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, तो इसका मतलब वो से ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर मैं लिखूं सोडियम, it reacts with ZnSO4 gives sodium sulfate and zinc। ठीक है, इसका मतलब सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, और एक और एग्जांपल लूँ, अगर मैं Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो ऐसे कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके अकॉर्डिंग एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार की गई थी, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वाली वीडियो में। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरह से बनी थी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। सो इसका मतलब नीचे जैसे जैसे हम आ रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस सीरीज की हेल्प से हम कितने सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इजीली बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन देती हूँ, CuSO4 Cu प्लस ZnSO4, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? ठीक है, मैं इजीली देख सकती हूँ, कॉपर लेस रिएक्टिव है देन जिंक, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। इसका उल्टा होगा, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, पॉसिबल है ये। ठीक है, सो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रिएक्शंस पता करना चाह रहे हैं। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखना चाह रहे हैं कि वो पॉसिबल है, फिजिबल है या फिजिबल नहीं है। सो आई होप आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, विद ऑक्सीजन, विद वाटर एंड विद अदर मेटल सॉल्ट्स क्लियर हो गई है, और साथ ही आपको रिएक्टिविटी सीरीज का भी पता चल गया। अगर आपको किसी भी चीज़ से में कोई भी इशू है, आप उसको कमेंट में लिखिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।